औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं, ये ज़ीरो बुक के नाम से जो बुक है हमारी, इसका केमिस्ट्री पार्ट चल रहा है। ये हमारा जो है पेज नंबर 169 है। तो आज हमने पढ़ना है यूज़र्स ऑफ सोल्यूशन इन द बॉडी। तो सोल्यूशन जो है पिछले लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा था सोल्यूशन क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा अज्जा का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, सोल्यूशन। और उसका आपके जिस्म में इस्तेमाल क्या है वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं। डिस्क्राइब द यूज़र्स ऑफ सोल्यूशन, हमने यूज़र्स जो हैं सोल्यूशन के वो बताने हैं। ये सवाल बन सकता है आपका, इम्पोर्टेंट है। और ये लफ्ज़ बेटा सेंटेंस नहीं है, ये कंटेंट्स है। मवाद जो होता है स्पेलिंग इनसे मिस्टेक हो गई है। डिस्क्राइब द यूज़र्स ऑफ सोल्यूशन इन द बॉडी, तो हमने जो बॉडी के अंदर सॉल्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल बताना है। 15 मिनट का ये लेक्चर है बेटा। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, लेक्चर या डेमोस्ट्रेशन देनी है। तो हम पढ़ते हैं बाकायदा। ये तो इसका ऊपर वाली आउटलाइन होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। यूज़र्स ऑफ सॉल्यूशन इन द बॉडी, ये ऑफ लफ्ज़ है, ओड नहीं है। कुछ थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं बुक्स में, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो सॉल्यूशन बॉडी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं बेटा। सॉल्यूशंस आर इम्पोर्टेंट टू द ह्यूमन बॉडी इन मैनी वेज। सॉल्यूशन जो है इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कई वजूहात से। तो ये सॉल्यूशन भी बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ सॉल्यूशन है और कहाँ कहाँ काम आती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेक सॉल्यूशन विद ब्लड, क्योंकि खून में बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सॉल्यूशन बनाती हैं। एंड आर ट्रांसपोर्टेड इन दिस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू लंग्स एंड टिश्यूज़, फेफड़ों को और टिश्यूज़ को। वेयर दे गिव अप द गैसेस, जहाँ पर ये गैसों का तबादला करते हैं बेटा। फेफड़ों में गई तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी गई और ऑक्सीजन ले ली गई, और ये फिर खून में शामिल होकर टिश्यूज़ तक पहुँची तो वहाँ ऑक्सीजन दे दी और वापस आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक लेती आई। तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर निकाल देते हैं और वहाँ से खून ऑक्सीजन लेके हर टिश्यूज़ और सेल्स तक जाता है, और सेल्स के पास जाके उलट अमल वही ऑक्सीजन जो फेफड़ों से लाया है वो टिश्यूज़ को दे देगा, और टिश्यूज़ ने वो मेटाबॉलिज्म के तौर पे तोड़ फोड़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है तो वही ब्लड लेके वापस दोबारा फेफड़ों के पास आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन होती हैं बेटा। वेयर दे गिव अप दीज गैसेस, जहाँ पर ये इन गैसेस का तबादला करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट्स हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, तोड़ फोड़ का निज़ाम जो हमारे जिस्म में होता है। और न्यूट्रिएंट्स या खुराक के अज्जा हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड, ये खुराक के अज्जा हैं बेटा। आल्सो मेक सोल्यूशन विद द ब्लड, ये भी खून के साथ महलूल सोल्यूशन ही बनाते हैं। एंड आर ट्रांसपोर्ट्स टू द टिश्यूज़, और इनको भी टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेयर दे हेल्प इन बिल्डिंग, जहाँ पर ये कुछ तामीराती मकासद में यूज़ होते हैं, ग्रोथ नशोनुमा में यूज़ होते हैं। एंड रिपेयर ऑफ द ऑल बॉडी टिश्यूज़, और जिस्म के जितने बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने के लिए काम आते हैं। जैसा कि खुदा न खास्ता चोट लग जाती है, ज़ख़म हो जाता है, तो ज़ख़म जब भरता है तो इस प्रोसेस को रिपेयरिंग कहते हैं बेटा। तो फिर आ जाएगा द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड बाय मेकिंग सोल्यूशन विद ब्लड, और जो बेकार मादे हैं जिस्म में बने हैं बेटा, जैसे पिशी है, पोटी, पखाना वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें सेल्स और टिश्यूज़ में बनती है जहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, तो वो भी खून के साथ सोल्यूशन बनाती हैं। बेकार चीज़ें भी विच कैरीज दैम टू द लंग्स, जिन बेकार चीज़ों को वो फेफड़ों के पास लाती हैं, सांस के ज़रिए बाहर निकलती हैं। लीवर जिगर के पास लाई जाती हैं और उनसे बाइल जूस बनता है, और बाइल छोटी आंत से होते हुए पखाने के ज़रिए बाहर निकल जाता है। एंड किडनीज़, और किडनीज़ के पास लाते हैं यही बेकार मादे फॉर एक्सक्रीशन, खारिज के लिए। तो ये क्या है बताया उसने, बेकार चीज़ों को खून के साथ सॉल्यूशन बना के फेफड़ों तक, जिगर यानी जिसको कलेजी कहते हैं, लीवर, वहाँ तक और गुर्दों तक लाया जाता है ताकि ये खारिज किए जा सकें। साल्ट्स मेक सॉल्यूशन विद बॉडी फ्लूइड्स, जो नमकियात हैं वो भी जिस्म के फ्लूइड मायात के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और जो जिस्म के अंदर फ्लूइड है, माया है और इलेक्ट्रोलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बेटा पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन वगैरह, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिस्म के अंदर, तो इनके बैलेंस में अहम किरदार अदा करते हैं। साल्ट सोल्यूशन हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, और जो नमकियात का सोल्यूशन है वो जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। द एसिड एंड बेसिस फॉर्म बफर सोल्यूशंस, एसिड तेज़ाब को कहते हैं, बेसिस असास को कहते हैं बेटा। ये 9th 10th में पढ़ के आए हैं आप।
तो ये बफर सोल्यूशन बनाते हैं इन द बॉडी, जिस्म के अंदर। बफर सोल्यूशन कहते हैं बेटा जो पीएच में तब्दीली ना होने दे। एंड हेल्प इन टू मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द बॉडी, और ये हेल्प इन है, ये लफ्ज़ आयन नहीं है, जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ ये इन है। तो ये मदद करते हैं जिस्म की जो पीएच है उसको मेंटेन करने में। पीएच जो है बेटा सबने पढ़ा होगा, पीएच जो है वो 0 से लेके 14 तक होती है। 7 पे न्यूट्रल पानी की पीएच होती है। 7 से नीचे जो है 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये एसिडिक है, और 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारी बेसिक या अल्कलाइन होती है। तो हमारे जिस्म में जैसा कि ब्लड है उसकी पीएच 7.4 होती है। तो ये जो एसिड और बेस हैं ये बफर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और खून की पीएच को आगे पीछे होने नहीं देते। और फिर आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इज़ अ प्रिंसिपल बफर ऑफ द ब्लड। ये खून का प्रिंसिपल बफर है जो कि खून की पीएच को आगे पीछे होने नहीं देता। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेटा ये दिमाग के गिर्द होता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो आपका रीढ़ की हड्डी के अंदर है उसके गिर्द ये फ्लूइड है, और कुशन का काम करता है दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी चोट की सूरत में ज़्यादा नुकसान होने नहीं देता। तो ये CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये दिमाग में होता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड और आपके हराम मगज़ में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में ETC वगैरह वगैरह। इट इज़ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिशन, ये सोल्यूशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो मैं अभी पहले बता के आया हूँ। और न्यूट्रिशन खुराक का नेसेसरी ज़रूरी हैं फॉर द टिश्यूज़ एंड ब्रेन, जो कि टिश्यूज़ ऑफ ब्रेन के टिश्यूज़ के लिए ज़रूरी है। एंड स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड्स के टिश्यूज़ के लिए ज़रूरी है। तो बता रहा है CSF जो है दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिशन होती हैं खुराक के ज़रात, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की टिश्यूज़ के लिए ज़रूरी हैं। फिर आ जाएगा सलाइवा बेटा, सलाइवा कहते हैं थूक को, इज़ आल्सो अ सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन है। कंटेनिंग वेरियस एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं हाजमे के लिए, डाइजेशन हाजमा होता है। तो ये सारे सोल्यूशन है बेटा। सोल्यूशन बनता कैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, और सोल्यूशन के इस्तेमालात क्या हैं जिस्म में वो हम अब पढ़ते जा रहे हैं। इनको अच्छे से उर्दू में बेशक याद कर लें। फिर आ जाएगा द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं बेटा मैदे का जूस। इंटेस्टाइनल जूस, आते भी कुछ जूस बनाती हैं। पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाज जिसको लबलबा कहते हैं, ये भी जूस बनाता है। ETC वगैरह वगैरह आर ऑल सोल्यूशंस, ये सारे के सारे सोल्यूशन हैं कंटेनिंग एंजाइम, और इनमें एंजाइम है विच हेल्प इन द डाइजेशन, और ये सारी चीज़ें हाजमे में मदद देती हैं। स्वेट पसीने को कहते हैं बेटा। एंड प्रेस्पायरेशन, प्रेस्पायरेशन कहते हैं पसीने का बुखारात बनकर उड़ना। आर द सोल्यूशंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर, ये सोल्यूशन हैं नमकियात के और पानी के। पसीना ठीक है, विच आर एक्सक्रीटेड फ्राम द बॉडी, और जो कि जिस्म से खारिज होता है इन हॉट वेदर, गर्म मौसमों में। एंड काज कूलिंग इफेक्ट, और ये ठंडक का एहसास पैदा करता है। ये थे बेटा सारे के सारे सोल्यूशंस। और अब 11वां है जो मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशंस, अद्वियात भी सोल्यूशन की फॉर्म में दिए जाते हैं। आर सल्यूट, या सल्यूट की फॉर्म में सल्यूट होते हैं। विच विल फॉर्म अ सोल्यूशन इन द स्टमक, जो कि मैदे में जाके सोल्यूशन ही बना देते हैं। या तो द्वियात सोल्यूशन ही होती हैं या सिर्फ सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूट जाएंगे जिस्म में और पानी मैदे में मौजूद होगा, तो मैदे में ये सॉल्यूट जाके क्या बना देंगे, सोल्यूशन बना देंगे। यानी कि बताना चाह रहा है या तो पहले ही सोल्यूशन होंगे या मैदे में जाकर सोल्यूशन बनेंगे। तो इंट्रावेनस सोल्यूशंस ऑफ द डेक्सट्रोज एंड सलाइन, इंट्रावेनस सोल्यूशन जो ड्रिप लगाते हैं हम, डेक्सट्रोज बेटा ग्लूकोज का दूसरा नाम है डेक्सट्रोज। ग्लूकोज की ड्रिप होती है 5%, 10%। जो मेडिकल में हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको पता होगा बेटा। तो इंट्रावेनस सोल्यूशन में डेक्सट्रोज है और सलाइन है, जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। आर यूज इन द केसेस ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी, ये जब इस्तेमाल होते हैं जब जिस्म से फ्लूइड लॉस हो जाता है। और इन कंडीशन ऑफ शॉक, या जब बेहोशी हो उस सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आ जाएगा ORS कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। जब उल्टियाँ मोशन लगती हैं तो निमकोल पिलाया जाता है बेटा, निमकोल को ORS कहते हैं। डिजॉल्व इन द वाटर, इसको पानी में हल करते हैं टू मेक अ सोल्यूशन, और सोल्यूशन बना लेते हैं। गिव टू डिहाइड्रेटेड पेशेंट, और ऐसे मरीज़ को देते हैं जिसका पानी निकल गया हो उल्टी मोशन की वजह से, ऐसे मरीज़ को डिहाइड्रेटेड पेशेंट कहते हैं। उनको दिया जाता है टू मेंटेन बॉडी फ्लूइड, ताकि बॉडी के जो फ्लूइड हैं वो मेंटेन रह सकें। एंड इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रह सकें।
उल्टी मोशन की सूरत में बेटा या तो पानी निकलता है जिस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम आयन वगैरह निकल जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जब ये निकल जाएंगे तो इसको मेंटेन करने के 2-3 तरीके हैं। या तो ड्रिप लगाएंगे आप रिंगर की, उसमें ये पानी भी होगा और सारे ये इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे, या फिर आप ORS निमकोल देंगे, या फिर अगर ORS निमकोल और ड्रिप भी नहीं है तो शिकंजी बना के दे देंगे जिसमें 1 लीटर पानी में 4 चुटकियाँ नमक की, 8 चुटकियाँ चीनी की डालेंगे और थोड़ा सा लीमू या माल्टे का रस निचोड़ के वो पिला सकते हैं। तो ये इससे ये सारा सलूशन बन जाएगा और आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगी। फिर आ जाएगा बेटा, ये था हमारा सलूशन के इस्तेमालात। फिर आ जाएंगे हमारे एसिड, बेसिस और साल्ट्स। ये बिल्कुल 9th में पढ़ के हैं, 9th 10th में, ये बिल्कुल आसान है, ये भी साथ के साथ हम देख लेते हैं बेटा। डिफाइन एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। एसिड, बेसिस और साल्ट्स की तारीफ़ करनी है हमने, तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले आ जाएंगे एसिड। एसिड क्या होते हैं? वैसे तेज़ाब होते हैं। दीज आर कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड हैं विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इनको पानी में हल किया जाता है, गिव हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं। एग्जांपल्स आर, इसकी मिसालें हैं बेटा, HCl आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही दूसरा नाम है, तो इसमें H+ आयन है। जैसे इसको पानी की मौजूदगी में तोड़ेंगे तो H अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, तो इसने H दे दिया, जो H दे देगा बेटा वो एसिड है। फिर दूसरी मिसाल H2SO4 है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये भी H और SO4 है, इसमें इसने भी H+ दे दिया। फिर HNO3 है नाइट्रिक एसिड जिसको कहते हैं, HNO3 इसने भी H दे दिया। तो जो H दिए जा रहे हैं वो क्या है? एसिड। जो पानी में हल होने पर H आयंस दे देंगे वो एसिड कहलाएंगे। इनमें से कोई एक मिसाल भी दी जा सकती है, तीनों याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल 9th वाला है, ये आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? मैंने बताया जिनकी pH बेटा कम होगी 1, 2, 3, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कहता है एसिड विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन, वो एसिड जो बहुत ज़्यादा मकदार में H+ आयन बनाएंगे सोल्यूशन इन वाटर, पानी के महलूल में, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। इसमें मिसालें हैं HCl, HNO3 और H2SO4। ये ऊपर वाली मिसालें तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड की मिसालें भी यही हैं, दे दी उसने। फिर आ जाएंगे बेटा वीक एसिड, कमज़ोर तेज़ाब, जिनकी pH जो होगी 4, 5, 6 होगी तो वो कमज़ोर तेज़ाब होंगे। एंड द एसिड्स विच आर लेस आयोनाइज्ड इन द सोल्यूशन, वो एसिड जो सोल्यूशन में कम आयन देंगे इन वाटर, पानी के साथ। एंड प्रोड्यूस लेस H+, जो कम H+ देंगे। जो ज़्यादा देंगे H+ वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम H+ देंगे वो बेटा वीक एसिड है, आर कॉल्ड वीक एसिड, इनको वीक एसिड कहेंगे। इसकी मिसालें बेटा है, एग्जांपल CH3 और COOH है, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये वीक एसिड कहलाते हैं। तो ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? जो ज़्यादा H+ आयन दें या जिनकी pH 1, 2, 3 हो। वीक एसिड कौन से होंगे? यहाँ पे लिख ले, pH वाला इन्होंने जिक्र नहीं किया। वीक एसिड क्या होंगे? जिनकी pH 4, 5, 6 हो या लेस यानी कम H+ आयन दें, वो वीक एसिड कहलाएंगे। बेसिस क्या होते हैं बेटा? एसिड का उलट बेस होता है। बेसिस की मैंने बताया था pH कितनी होगी? 7 से ऊपर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो लास्ट वाले 12, 13, 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस और 8, 9, 10 वाले वीक बेसिस होंगे बेटा। लेकिन बेसिस होते क्या हैं? जो OH आयन दें पानी के अंदर। एसिड H+ आयन दे रहे थे और बेसिस कौन से देंगे? OH आयन। बेसिस आर दोज कंपाउंड, बेसिस वो कंपाउंड है विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इनको पानी में हल किया जाता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na+ है इसमें और OH नेगेटिव, तो जो OH दे देगा बेटा वो बेस है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल दी CaOH, ये देखिए इसको तोड़ेंगे तो Ca अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, तो OH नेगेटिव। तो इन दोनों में OH आ रहा है, तो ये क्या है? बेसिस हैं बेटा। फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है बेटा? वही सेम सिचुएशन है एसिड वाली। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होंगे विच प्रोड्यूस मोर OH हाइड्रोक्सिल आयन इन द सोल्यूशन ऑफ वाटर, जो ज़्यादा OH आयन फ्राहम करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन सोल्यूशन में वाटर के, जैसे NaOH, KOH वगैरह, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं बेटा। और वीक बेसिस क्या हैं? वीक बेसिस आर दोस्त, वीक बेसिस वो हैं विच प्रोड्यूस लेस OH हाइड्रोक्सिल आयन इन द डिल्यूट सोल्यूशन, जो कि पानी वाले महलूल में कम हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? वीक बेसिस। ठीक है। डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2O, यानी पानी के पतले महलूल में कम हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन बनाएंगे, तो वो वीक बेसिस होंगे। मिसाल दी है, एग्जांपल दी है NaOH, KOH, ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं?
और वीक बेसिस कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग में भी उसने वही मिसाल दे दी, वीक में भी वही मिसाल दे दी, लेकिन बेटा ये स्ट्रॉन्ग जो है वो वहाँ पे बेटा थोड़ा सा गलत दे दिया था। वीक बेसिस की जो मिसालें हैं उसमें क्या होगा, NH3 ये अमोनिया आप लिख सकते हैं, और CH3 NH2 ये वीक बेसिस की हैं। वो जो मिसालें जो दी थी उसने ये वाली स्ट्रॉन्ग एसिड की हैं। ये देखें KOH और NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस की मिसालें हैं। वीक बेस की मिसालों में NH3 और CH3 NH2 कर सकते हैं। ये उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये बेटा इजाफी तौर पे बात लिख लें, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनकी pH जो है वो 12, 13, 14 होती है और वो ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और जो वीक बेसिस हैं उनकी pH जो है वो 8, 9, 10 होती है और वो कम हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा साल्ट, नमकियात। ये जो दोनों एसिड और बेसिस पड़े हैं इन दोनों के मिलाप से साल्ट बनते हैं। साल्ट कहते हैं नमक को। जब ये दोनों मिलते हैं एसिड और बेसिस तो साल्ट बनते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, जो नतीजे में बनता है रिएक्शन के एसिड के और बेस के। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, ये नमक खाने का होता है बेटा। आम NaCl, अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों के दोनों नमकियात हैं बेटा, और ये एसिड और बेस के मिलाप से बने हैं। फिर आ जाता है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट होते हैं जिसमें मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए बेटा। दीज आर द साल्ट, ये वो नमकियात हैं दैट डू नॉट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, जिनके अंदर नाकाबिले जो है तबादला, रिप्लेसेबल कहते हैं जिनका तबादला ना हो। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, ना तो हाइड्रोजन का तबादला करेंगे ये नेचुरल न्यूट्रल साल्ट, और ना हाइड्रोक्सिल आयन का। व्हेन प्लेस इन वाटर, जब इनको पानी में डालेंगे, जैसे NaCl है और KMnO4 है, ये क्या है, न्यूट्रल साल्ट। फिर आ जाएंगे एन एसिड साल्ट, ऐसे साल्ट जो एसिड, जिनमें एसिड ज़्यादा हो। दीज आर द एसिडिक साल्ट इज़ द वन, एसिडिक साल्ट ये वो हैं विच कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन इट्स मालिक्यूल, जिनके अंदर जो तबादले के काबिल हाइड्रोजन आयन मौजूद हों इनके मालिक्यूल में। दे फॉर्म हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब इनको पानी में हल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर पोटाशियम हाइड्रोसल्फेट KHOSO4, ये जो सा है बेटा एसिडिक साल्ट है और ये हाइड्रोजन आयन रखता है। फिर आ जाएगा बेस साल्ट। बेस साल्ट में वही OH आयन रखेंगे बेटा। द बेस साल्ट्स आर वन, बेस साल्ट्स वो हैं दैट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इन देयर मालिक्यूल, इनके मालिक्यूल में। एंड यील्ड, और पैदावार देते हैं OH आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, OH आयन देंगे जब इनको पानी में हल किया जाएगा, जिसमें NaC3HO सोडियम लैक्टेट जिसको कहते हैं। तो ये इसकी मिसाल आ जाएगी। तो ये था बेटा हमारा एसिड, बेसिस और साल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, बेसिस और साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बल्कि ये बेटा साथ ही पढ़ देते हैं, ये बिल्कुल आसान है। ये हमने कोर्स को कंप्लीट करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, बेसिस और साल्ट की। ये आप बिल्कुल 9th में पढ़ के आए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, ये बिल्कुल 9th वाली हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड की खसूसियात क्या हैं। दे आर सोर इन टेस्ट, ये थोड़े से तुर्श होते हैं जायके में। एग्जाम्पल के तौर पर विनेगर, जैसे सिरके का जायका होता है, विनेगर तो किसी ने चखा है या नहीं चखा बेटा। लीमू के रस का जायका वो सोर होता है। आ डिल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये पतला सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का जिसको विनेगर कहते हैं। सिरके का जायका ये थोड़े तुर्श होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू पेपर टू रेड, ये नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ये एसिड की खसूसियात हैं। यह उर्दू में भी याद कर लेनी आसान सी हैं, 9th में भी आप पढ़ के आए हैं। दे न्यूट्रलाइज बेसिस आर अल्कलीज, बेसिस हों या अल्कलीज हों इनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया बेसिस का उलट बेटा एसिड होता है, एसिड का उलट बेस होती हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो पानी मिला सोल्यूशन है तेज़ाब का उसमें से बिजली गुजर सकती है। आपने देखा होगा कि बैटरियों में जो तेज़ाब वाला पानी डाला जाता है क्योंकि उसके अंदर से बिजली गुजर सकती है। व्हेन एसिड एंड बेसिस कंबाइन, जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं।
एंड फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर, और नमक और पानी बनाते हैं। ये तो हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्ट्रॉयड फैब्रिक्स, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। एनिमल टिश्यूज़ को भी ख़राब कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के ऊपर तेज़ाब डाल दें तो उसका जिस्म जल जाता है, तो जिस्म का जलना क्या है, एनिमल टिश्यूज़ को ख़राब करना। एंड स्किन और जल्द को भी ख़राब कर देते हैं। सो शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड एंड यूज़ केयरफुली, तो इनको हमेशा जो है वो बहुत एहतियात के साथ हैंडल करना है और बहुत एहतियात से ही इस्तेमाल करना है। नोट करना है, इफ़ एन एसिड इज स्प्लिट, अगर एसिड गिर जाता है किसी के ऊपर, वॉश विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसको बहुत ज़्यादा पानी से धोना है। एंड सोल्यूशन ऑफ बेसिस, या बेसिस के महलूल से धोना है। एग्जांपल के तौर पर NaHCO3 टू न्यूट्रलाइज द एसिड, तो NaHCO3 से धोएंगे तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये तो आपके पास हो या ना हो, लेकिन आपने वाटर से ही धो देना है। इफ़ एन एसिड इज स्वेलोड, अगर एसिड किसी ने निगल लिया है, NaHCO3 शुड बी टेकन ओरली, तो ये NaHCO3 मुंह के ज़रिए पिला देंगे तो इसके असर जो है वो मैदे में ज़ायल हो जाएगा और वो नुकसान नहीं दे पाएगा। फिर आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की क्या खसूसियात है बेटा। दे आर बिटर, ये कड़वे होते हैं। एंड हैव मेटालिक टेस्ट, और इनका मेटालिक जायका होता है। व्हेन टच्ड, जब इनको छुआ जाता है। दे गिव अ सोप एंड स्लिपरी फीलिंग, ये साबुन जैसी और फिसलने वाली एहसास देते हैं। दे टर्न लेड लिटमस टू पेपर टू इनटू ब्लू, ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू में तब्दील कर देते हैं बेटा। ये उलट हैं, वो ब्लू एसिड क्या थे, ब्लू को रेड कर देते थे, ये रेड को उल्टा ब्लू कर देते हैं। मैंने बताया एसिड और बेस एक दूसरे के उलट होते हैं। मेक सोप विद फैट, और जब इनको चिकनाई के साथ मिलाया जाए तो साबुन बनाते हैं। आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद। ऑल बेसिस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इनके अंदर से भी बेसिस में से भी करंट गुजर सकता है। ये खसूसियात कॉमन है बेटा, एसिड में से भी करंट गुजर सकता है और बेसिस में से भी। दे न्यूट्रलाइज एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देते थे और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दे रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये नमक और पानी बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर NaOH प्लस HCl, यहाँ तीर का निशान आना चाहिए था बराबर की जगह, तो NaCl नमक बन गया और पानी बन गया। बेसिस आर एबल टू डिज़ोल्व प्रोटीन एंड अदर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिस में ये काबिलियत होती है कि ये प्रोटीन को हल कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर हल कर सकते हैं। डिज़ोल्व का मतलब हल करना होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस डैमेज टिश्यूज़ एंड क्लॉथ्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी जो हैं वो टिश्यूज़ को और कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं। सो दे शुड आल्सो बी हैंडल केयरफुली, तो इनको भी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। इफ़ स्प्लिट, अगर ये गिर जाएँ। वॉश विद एसिड, इनको एसिड से धोना है। एग्जांपल के तौर पर विनेगर यानी सिरके से धोना है। टू न्यूट्रलाइज इट, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सकें। एसिड के साथ ऐसे नहीं धो देना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ धो दो। ये विनेगर से, विनेगर जो है वो एसिड तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फ़ायदा ही देगा। तो फिर था बेटा एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ देख ली, और एसिड और बेसिस के मिलने से क्या बनता था, साल्ट, नमक की क्या खसूसियात हैं। दीज आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये जिस्म के अंदर मायात को और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। साल्ट मेंटेन ब्लड प्रेशर, ये पीछे भी हम पढ़ के आए, साल्ट जो है वो बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन रखते हैं। दे आल्सो हेल्प इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मैनी एंजाइम्स, ये मदद करते हैं नॉर्मल फंक्शन जो है बहुत सारे एंजाइम्स का, उसके लिए। मोस्ट ऑफ द साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, बहुत सारे जो नमक हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। ऑल साल्ट रिलीज देयर आयंस, जितने भी नमकियात हैं वो अपने आयन को रिलीज़ करते हैं पानी में हल होने पर। सम साल्ट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू एंड ब्लू टू रेड, क्योंकि बेटा साल्ट में एसिड वाली खसूसियात भी होती है और बेसिस वाली भी, तो ये दोनों ही कर सकते हैं। कुछ साल्ट जो हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और कुछ रेड को ब्लू कर देते हैं। फिर आ जाएगा एसिडोसिस इज़ अ कंडीशन, एसिडोसिस वो सूरत हाल है इन विच एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी इज़ डिस्टर्ब, जिसमें इंसान के जिस्म के अंदर एसिड बेस बैलेंस जो अल्लाह पाक ने रखा हुआ है डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्टिंग इन फुल ऑफ pH, जिसके अंदर pH जो है वो फुल हो जाती है। इंक्रीज द एसिडिटी इन द बॉडी, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। द ह्यूमन बॉडी इज़ अ बैलेंस बिटवीन एक्सेसिव एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, इंसान के जिस्म में हमेशा जो है वो बैलेंस रहता है, बराबरी रहती है किसी भी एसिड या किसी भी अल्कली जिसको बेस कहते हैं इनके दरमियान में। इफ़ दिस बैलेंस इज़ डिस्टर्ब, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, द पर्सन रैपिडली बिकम्स एक्सट्रीमली इल, तो मरीज़ जो है इंतहाई शिद्दत से बीमार हो जाएगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट में डाई, और अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो वो मर भी सकता है।
फिर आ जाएगा अल्कलोसिस। अगर जिस्म में अल्कली ज़्यादा हो जाएगी तो उसको अल्कलोसिस कहेंगे बेटा। अल्कलोसिस इज़ अ स्टेट ऑफ द बॉडी। अल्कलोसिस मैंने बताया था जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी उसको बेस या अल्कली कहेंगे, और अगर वो बढ़ जाए तो इस कंडीशन को अल्कलोसिस कहेंगे। अल्कलोसिस इज़ अ स्टेट ऑफ द बॉडी। अल्कलोसिस जिस्म की वो सूरत हाल है इन विच जिसमें एक्सेसिव अल्कलीज आर फाउंड इन द बॉडी, जिसमें बहुत सारे अल्कलीज पाई जाती हैं जिस्म में। इन दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में द ब्लड पीएच रेजेस अबव 7.45, और जिस्म की जो ब्लड की पीएच है वो बढ़ जाएगी 7.45 से। मैंने बताया था बेटा हमेशा जो ब्लड की पीएच है वो 7.4 रहती है, तो अगर इससे बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है अल्कली ज़्यादा हो गई, बेस ज़्यादा हो गए हैं और अल्कलोसिस हो गया है। पीएच स्केल क्या होगी बेटा? ऑफ द वैल्यूज़ यूजिंग हाइड्रोजन कंसनट्रेशन टू एक्सप्रेस द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। ये पीएच जो पढ़ के हैं 9th में बेटा उनको पता है, ये वो स्केल है जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हाइड्रोजन की मिकदार ये हमें ज़ाहिर करती है कि ये चीज़ एसिड है या अल्कलाइन है ऑफ द सोल्यूशन महलूल में। वैल्यूज़ बिलो 7 आर एसिड, मैंने बताया था जो वैल्यूज़ 7 से नीचे हैं 1 2 3 4 5 6 ये एसिड हैं। एंड दोज अबव 7, और जो 7 से ऊपर हैं 8 9 10 11 12 13 14 आर यूजर्स ऑफ द 7 इज कंसिडर्ड न्यूट्रल। यहाँ पे उसने थोड़ा सा वो कर दिया है बेटा। एंड दोज अबव 7 आर बेसिस, अबव 7 उसने कहा था बेसिस, यहाँ पे बेसिस का लफ्ज़ कहा गया है। अबव 7 से होंगी तो उनको बेसिस कहेंगे या अल्कलाइन कहेंगे, और 7 को हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। 7 जो है वो ना एसिडिक है ना बेसिस है। पानी जो है आम वाटर उसकी पीएच 7 होती है। द पीएच ऑफ द सोल्यूशन में बी डिटरमाइंड इलेक्ट्रिकली। पीएच जो सोल्यूशन है उसकी जो पीएच हम कैसे मालूम कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रिकली भी मालूम कर सकते हैं बाय पीएच मीटर से, और बाय द, ये कैलोरीमीटर उसने गलत लिख दिया, कैलोरीमीटर नहीं होता पीएच मालूम करने के लिए, पीएच मीटर उसने सही दे दिया है, या इसके लिए लिटमस पेपर होता है बेटा। यहाँ पे कैलोरीमीटर के बजाय लिटमस पेपर कर लें। बाय द यूज़ ऑफ द इंडिकेटर, और जिससे हम इंडिकेटर्स इशारे मिलते हैं। ये पीएच पेपर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें पीएच इंडिकेटर है बेटा, ये पीएच पेपर होता है। जैसे ही आप किसी भी महलूल में इसको डुबोगे तो ये अपना कलर चेंज करता है, और इस कलर की मैचिंग से आप पता चला सकते हो। अगर ये कलर आएगा तो उसकी पीएच 5 है, ये कलर आएगा तो 6 है, ये कलर आएगा तो 7 है, ये कलर आएंगे ये बिल्कुल तो ये 14 है। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की पीएच भी बताई जा रही है बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैदे में होता है उसकी पीएच 0 होती है। लेमन की पीएच 2 है बेटा। एप्पल की पीएच 3 और 4 के दरमियान में है। विनेगर सिरका जो है वो 2 और 3 के दरमियान में पीएच है इसकी, ठीक है। ये दे रखे हैं मुख्तलिफ। तो टमाटर जो है उसकी पीएच 4 है। ये जिनकी पीएच 7 से नीचे है ये सारे एसिडिक हैं, और 7 से ऊपर वाले जितने भी हैं ये अल्कलाइन या बेसिक हैं, और 7 वाला जो है वो न्यूट्रल है। वाटर की पीएच यहाँ पे बता रखी है न्यूट्रल है बेटा। तो ये 9th वाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा दिया आपको और थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया। यूज़र ऑफ साल्ट इन द बॉडी, जो साल्ट है नमकियात हैं वो बॉडी में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। मिनरल साल्ट सच एज आयरन एंड कैल्शियम आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जो मिनरल साल्ट है जिसमें आयरन है, लोहा जिसको कहते हैं बेटा, आर एंड कैल्शियम, और कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोहा ये नहीं, अब लोहा खाना शुरू कर दें, ये बहुत कम मिकदार में हमारे खाने में मौजूद होता है और ये ज़रूरी है। सोडियम एंड पोटाशियम क्लोराइड आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ सोडियम और पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा अहम है। दे हेल्प मेंटेनिंग नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जिस्म का नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर बरकरार रखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? कोई भी चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ जाती है, इसको कहते हैं हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे हम फेफड़ों में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन में का प्रेशर फेफड़ों में ज़्यादा हो गया बेटा और हमारे खून में कम, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन ऑटोमेटिक हमारे ब्लड में चली जाती है, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बहुत सारी और मिसालें ऐसी हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने याद रखना है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर में जाना। जैसे अगर नहर है बड़ी वाली तो उसके अंदर से एक छोटा सा सुराख कर देंगे तो ऑटोमेटिक पानी खाले में आना शुरू हो जाएगा या नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नहर में पानी ज़्यादा था और सुराख की तरफ कम था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो बॉडी का है वो मेंटेन रखते हैं ये साल्ट, नमकियात। ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा अहम है। जो हले हुए अज्जा हैं वाटर के अंदर और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं उनके तबादले के लिए बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, सेल और इसकी जो बैरूनी इन्वायरमेंट है उसमें
तो यानी कि जो चीज़ें बाहर हैं वो अंदर सेल में चली जाती हैं और सेल से जो चीज़ें ज़्यादा हैं वो बाहर निकल आती हैं। तो ये एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑस्मोटिक प्रेशर। साल्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। नमकियात जो है वो बॉडी टिश्यूज़ की तामीर के लिए और इनको रिपेयर के लिए बॉडी टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने बताया रिपेयरमेंट, जैसा कि आपको चोट लग जाती है, ज़ख़म हो जाता है, तो जब वो हील अप होता है तो उसको रिपेयरमेंट कहते हैं। साल्ट आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ मसल्स एंड स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स। साल्ट जो है वो ज़रूरी है नॉर्मल जो कंडीशन है मसल्स की, जो आपके पट्टे हैं, गोश्त हैं, उसकी नॉर्मल कंडीशन के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए नमकियात ज़रूरी हैं। और नर्व्स जो हैं, दिमागी जो नर्व्स हैं, उनको तेज़ करने के लिए ज़रूरी हैं। साल्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द बोन्स ऑफ द बॉडी। जो नमकियात हैं आपके जिस्म में हड्डियाँ बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की तारीफ़ दे दी बेटा, इज़ डिफाइंड एज, इसकी तारीफ़ कर सकते हैं, द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मालिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट मालिक्यूल हैं उनकी हरकत करना फ्राम प्लेस ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द प्लेस ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, यानी हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ जाना। जो मैं मिसाल अभी दे आया हूँ, ज़्यादा से कम की तरफ बहना क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 9th वाला था बेटा, इसलिए मैंने सारा का सारा आसान था, रिपीट कर दिया है, पढ़ा दिया है। एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।